युवानवी कुछ सर्वेंट को हायर करती है, उसमें से एक सी हुआई भी था। ल्यूली घर का फॉर्मेशन युवानवी को देकर चली जाती है। युवानवी उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सभी सर्वेंट को काम दे रही थी। जीहुआई आकर कहता है कि यह फॉर्मेशन काफी उल्टा पुल्टा है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो युवानवी कहती है कि मेरी मिस ने इसी तरह से काम करने को कहा है, तो तुम भी वैसे ही करो। दूर से अंकल सॉन्ग उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अंकल सॉन्ग को जीहुआई कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन युवानवी उसके दिल में तो जीहुआई के लिए थोड़ी थोड़ी जगह बन जाती है। अगले सीन में जीहुआई युवानशु से मिलने के लिए गया था। युवानशु से कहता है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम हुआ फैमिली में अपना कोई स्पाई भेजो, लेकिन तुम तो वहाँ नौकर ही बन गए। जीहुआई कहता है कि यह काफी लंबी कहानी है। युवानशु से पूछता है कि वैसे ल्यूली तुम्हें क्या कुछ अजीब लगी? तो वो कहता है कि ल्यूली काफी ज्यादा काइंड है, वो अपने सर्वेंट का अच्छी तरीके से ध्यान रखती है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसने अपना घर का फॉर्मेशन बदल दिया। युवानशु कहता है कि देखा, मुझे तो पता ही था कि यह औरत जितनी बाहर से मासूम दिखने का नाटक करती है, उतनी ही अंदर से शातिर है। अगले सीन में जीहुआई फिर से ल्यूली के मेंशन में काम करने के लिए वापस आता है, तो ल्यूली उसे काम से निकाल देती है। जीहुआई उसे पूछता है कि ये तो अनफेयर है, मैं ही क्यों, तुम मुझे ही सिर्फ क्यों निकाल रही हो? ल्यूली उसे कहती है कि तुमने आज बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, तुम काफी टैलेंटेड हो, तो तुम्हें दूसरी जगह पर जॉब मिल जाएगी। जीहुआई को निकालने के बाद सारे सर्वेंट डर जाते हैं कि कहीं ल्यूली उन्हें भी ना निकाल दे, इसीलिए वो लोग जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। अगले सीन में ये सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। युवानवी थोड़ी नाराज थी, वो कहती है कि तुमने शाओबाई को क्यों निकाला? दरअसल में जीहुआई ने इन लोगों को अपना नाम शाओबाई बताया था, इसलिए युवानवी उसे शाओबाई कह के बुला रही थी। ल्यूली कहती है कि शाओबाई के जाने के बाद सारे सर्वेंट काफी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। युवानवी कहती है कि लेकिन शाओबाई भी तो अच्छा काम कर रहा था ना? तो अंकल सॉन्ग कहते हैं कि उसे घर के फॉर्मेशन के बारे में पता है, तो वो कोई आम इंसान नहीं होगा। रात में सभी लोगों के सोने के बाद जिन्पो के वो नमूने बाहर आते हैं। उनका लीडर कहता है कि चलो आज तो झंडे गाड़ ही देते हैं। जैसे ही ये नमूने हुआ मेंशन के अंदर एंटर होते हैं, तो वो एक के बाद एक मुसीबत में पड़ने लगते हैं, क्योंकि ल्यूली ने जो फॉर्मेशन बनाया था वो एक मैकेनिज्म ट्रैप था। सुबह सुबह युवानशु को खबर मिलती है कि हुआ मेंशन में हमलावर आए हैं, तो वो भागा हुआ देखने के लिए जाता है। ल्यूली कहती है कि मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है, ये कैपिटल कितना ज्यादा डेंजरस है। युवानशु सोचता है कि लो, फिर से इसकी एक्टिंग शुरू हो गई। युवानवी कहती है कि जब मैं सुबह उठी तो ये सारे लोग इसी तरह से पड़े हुए थे। युवानशु उस जगह को ध्यान से देख रहा था। वो सोचता है कि इसने जानबूझकर घर के फॉर्मेशन को बदला ताकि वो मैकेनिज्म ट्रैप बना सके। ल्यूली कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि मेरे डैड ने मेरी सेफ्टी के लिए युवानवी और अंकल सॉन्ग को यहाँ पर भेजा, वरना मैं तो मर ही जाती। युवानशु कहता है कि यहाँ पर तो काफी कुछ बदल गया है। वैसे ल्यूली, कल तुम्हें मैजेस्टी से मिलने के लिए इंपीरियल कोर्ट जाना है, तो कल के लिए तुम रेडी रहना। युवानशु घर आने के बाद जीहुआई को वो सारी बातें बता रहा था कि हमलावर को उसने कैसे पकड़ा। जीहुआई कहता है कि अच्छा, तो वो फॉर्मेशन उसने इसीलिए बनाया था। युवानशु कहता है कि मुझे तो ये बात पहले से ही पता है कि ये औरत एक चालाक लोमड़ी है। अगले दिन ल्यूली उठती है, वो युवानवी से कहती है कि तुम मुझे साधारण तरीके से तैयार कर दो, अगर मैं वहाँ पर सच धज कर गई तो ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यहाँ पर तीन तिगड़ा वो ल्यूली को फंसाने के लिए प्लान बना रहे थे एंड बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। उसके बाद हम युवानशु के बड़े भाई युवान हाउ को देखते हैं। वो अपना घोड़ा काफी ज्यादा तेजी से चला रहा था। वो कहता है कि आज मुझे क्राउन प्रिंस से जल्दी इंपीरियल कोर्ट पहुंचना है। युवानशु ल्यूली के साथ गैरेज में आ रहा था, तभी ही युवान हाउ उसे टेक ओवर करके चला जाता है। अब वो इतनी ज्यादा तेजी से जा रहा था कि युवानशु के सर्वेंट को ब्रेक लगाना पड़ता है एंड गैरेज के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है। युवानशु चिल्लाकर कहता है कि कौन था, तो उसका सर्वेंट कहता है कि प्रिंस युवान हाउ। युवानशु कहता है कि ये बंदा कभी नहीं सुधरेगा, इसे हमेशा ही मुझसे बेतुकी रेस लगाने में मजा आता है। इंपीरियल कोर्ट जल्दी पहुंचकर उसे पता नहीं कौन सी धाड़ मारनी है। अगले सीन में ल्यूली और युवानशु इंपीरियल कोर्ट पहुंच जाते हैं।
ल्यूली कहती है कि मैं तो थक गई हूँ, मुझसे और ज्यादा नहीं चला जाएगा। युआनशु कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ। दूर से युआन हाओ उन दोनों को देखकर कहता है कि जरा देखो उसे, लड़की को दिन दहाड़े बुली कर रहा है, बेचारी हॉस्टेज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे इस तरह से ट्रीट करेगा। आगे ल्यूली एम्परर से मिलती है। एम्परर उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो। मिनिस्टर तियान सोचते हैं कि अब तू देख कि मैं तुझे कैसे फंसाता हूँ। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही ल्यूली कहती है कि क्राउन प्रिंस और बाकी सारी मंत्रियों ने मुझे अच्छी तरीके से रखा है, उन लोगों ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हैं। ल्यूली एम्परर के सामने सभी लोगों की काफी तारीफ करती है। तो ये सुनने के बाद 3 तिगड़ा का प्लान फ्लॉप हो जाता है। युआन हाओ कहता है कि जब से ल्यूली कैपिटल आई है तब से ही कोई उसे परेशान कर रहा है, तो योर मैजेस्टी मैं चाहता हूँ कि आप उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें। युआन हाओ का ये इशारा क्राउन प्रिंस की तरफ था। फिर वो कहता है कि वॉर तो कब की खत्म हो गई है, जिनको के साथ हमने अच्छी तरीके से समझौता भी कर लिया है, तो अब हमें हुआ फैमिली को वापस कैपिटल बुला लेना चाहिए। खामखा हम मिलिट्री फंड में पैसा क्यों बर्बाद करें। ये सुनकर ल्यूली कहती है कि मैं जब यहाँ आ रही थी तो डैड ने मुझसे कहा कि मैं आपको 2 गिफ्ट दूं। एम्परर कहते हैं कि ठीक है। ल्यूली कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है, इसके लिए आपको पहले बाहर आना पड़ेगा। युआनशु कहता है कि पैनकेक ही तो देने वाली है, उसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। बाहर ल्यूली जिनपो और जिन राजा के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी डिस्प्ले दिखा रही थी। वो कहती है कि इस युद्ध को जीतने के लिए हुआ आर्मी ने अपनी जी जान लगा दी थी, क्योंकि ये युद्ध जीतना काफी ज्यादा मुश्किल था। सभी लोग बस ये देख रहे हैं कि हुआ आर्मी अभी तक सरहद पर है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि कितने सोल्जर्स वहाँ पर मारे गए, कितनों ने अपनी जान गंवा दी, वहाँ पर कितनी खून की नदियाँ बही। किसी ने अपने बेटे को खोया तो किसी ने अपने पति को खोया। क्यों? ताकि हम जैसे लोग यहाँ पर शांति से रह सके। ल्यूली स्पीच सुनाते हुए काफी ज्यादा जोश में आ गई थी। तो युआनशु उसके पास जाकर कहता है कि ल्यूली, तो वो कहती है कि क्या है। युआनशु कहता है कि तुम क्या बीमार नहीं थी। ल्यूली फिर से बेचारी बन जाती है एंड कहती है कि माफ करना, मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। वो बेहोश होने का नाटक करती है तो युआनशु उसे संभालता है एंड उसकी मेडिसिन भी देता है। एम्परर सोल्जर्स की कहानी सुनकर ल्यूली से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो ल्यूली कहती है कि 18। एम्परर कहते हैं कि तुम्हारी उम्र तो शादी लायक है, कि तुम्हें कोई पसंद है। वो कहती है कि नहीं। एम्परर कहते हैं कि फिर मैं तुम्हारी मैरिज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं तुम्हारी शादी इस कैपिटल के सबसे अच्छे लड़के से कराऊंगा। इतना कहकर एम्परर यूनुक से कहते हैं कि जाओ कॉन्सर्शियान से कहो कि मुझे उससे बात करनी है। ये सुनकर युआन हाओ तो बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि कॉन्सर्शियान उसकी माँ है एंड उसकी माँ से मिलना मतलब एम्परर के मन में जरूर ये चल रहा है कि वो ल्यूली की शादी युआन हाओ से कराना चाहते हैं। युआन हाओ कहता है कि एम्परर ने तो ठीक कहा, इस पूरे कैपिटल में मैं ही तो सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। कॉन्सर्शियान को जब ये पता लगता है तो वो एम्परर के पास आकर कहती है कि मेरा बेटा अभी छोटा है, आप उसकी शादी किसी जनरल की बेटी से नहीं करा सकते, वरना वो मुसीबत में पड़ जाएगा। एम्परर कहते हैं कि युआन हाओ 26 साल का है, क्या अभी भी वो तुम्हें बच्चा लगता है। युआनशु तभी ही बीच में बोल पड़ता है कि माना कि वो 26 साल का है, लेकिन एक माँ के लिए तो वो बच्चा ही है ना, तो आप थोड़ा सोच समझकर फैसला लीजिए। एम्परर कहते हैं कि ठीक है। अगले सीन में ल्यूली घर वापस जा रही थी, तभी ही युआन हाओ का घोड़ा तेजी से उसकी तरफ आता है, तो ल्यूली जानबूझकर डरने का नाटक करती है। युआन हाओ कहता है कि अब क्या है, ये सिर्फ एक घोड़े से डर गई। युआनशु एम्परर से कह रहा था कि क्या आप सच में ल्यूली की शादी युआन हाओ से कराना चाहते हैं। एम्परर कहते हैं कि क्यों तुम्हें उससे शादी करनी है। इस पर वो कुछ नहीं बोलता। एक सर्वेंट आकर कहता है कि युआन हाओ के घोड़े को देखकर ल्यूली डर गई एंड रास्ते में ही बेहोश हो गई। ये सुनकर युआनशु तुरंत बोल पड़ता है कि मुझे इंपीरियल डॉक्टर चाहिए ताकि मैं ल्यूली का इलाज करा सकूं। एम्परर कहते हैं कि तुम उसे ले जा सकते हो, वैसे भी मुझे जनरल हुआ की बेटी का ध्यान अच्छी तरीके से रखना है। अगले सीन में युआनशु ल्यूली के घर पर इंपीरियल डॉक्टर को लेकर आता है। जैसे ही इंपीरियल डॉक्टर ल्यूली को चेक करने के लिए जाते हैं तो ल्यूली अपने हाथ को प्रेस कर देती है
ताकि खून का फ्लो रिस्ट तक ना जा सके। इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा बीमार है। युआनशु कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। युवानवी कहती है कि आप उसे स्पेशली देखने के लिए आए, इसलिए मेरी मिस काफी ज्यादा खुश है। युआनशु कहता है कि तुमने घोड़े से डरने का नाटक इसलिए तो नहीं किया ना ताकि तुम युआन हाउस से शादी ना कर सको। ल्यूली कहती है कि भला मैं ऐसा काम क्यों करूंगी, वैसे भी एम्परर ने तो ऑर्डर दे दिया है कि मुझे युआन हाउस से शादी करनी पड़ेगी, तो मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं उसे मना कर सकूं। युआनशु कहता है कि तो तुम क्या सच में युआन हाउस से शादी करने वाली हो। ल्यूली कहती है कि करनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं एम्परर को मना नहीं कर सकती। और जहाँ तक युआन हाउ की बात है तो उसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस भरा है, ऊपर से मुझे कॉन्फिडेंट लड़के बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। ये सुनकर युआनशु बाहर जाता है। वो अपने गार्ड से कहता है कि इंपीरियल डॉक्टर को तुम ये कहना कि वो ल्यूली को सबसे ज़्यादा कड़वी से कड़वी दवा दे एंड मेक श्योर कि वो इस पूरी दवा को पी जाए। बहुत कह रही थी ना कि उसे कॉन्फिडेंट लड़के पसंद है, यहाँ पर ल्यूली उसे सबसे ज़्यादा कड़वी से कड़वी दवाई दी जाती है। ल्यूली को वो नहीं पीनी थी, लेकिन गार्ड उसके सामने ही खड़ा था तो उसे ज़बरदस्ती ये पीनी पड़ती है। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।